बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस। पॉइंटिंग थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। ये एक तरह की एनर्जी होती है और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आज हम पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस देखेंगे। होगा वही S = E क्रॉस H ही, बस लास्ट फॉर्म जब थोड़ी सी चेंज बनेगी। तो वी नो डैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in free space is that the vector E cross H. Let us calculate the divergence of this vector for any electromagnetic field in a free space. तो हम इसी वेक्टर का, ये जो S = E क्रॉस H है, इसकी डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस लेने का पता है आपको कि डेल डॉट अप्लाई करना है इस टर्म की साइड पे। डेल डॉट E क्रॉस H हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे वेक्टर आइडेंटिटी। ये हुआ ना डेल डॉट A क्रॉस B, तो वेक्टर आइडेंटिटी होती है B डॉट डेल क्रॉस A माइनस A डॉट डेल क्रॉस B। तो उसके मुताबिक A हमारे पास E है और B हमारे पास H है। तो H डॉट डेल क्रॉस E माइनस E डॉट डेल क्रॉस H ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं कि डेल क्रॉस E इक्वल होता है माइनस पार्शियल B और पार्शियल T के इक्वल, और डेल क्रॉस H इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट पार्शियल E बाय पार्शियल T के इक्वल। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में H डॉट डेल क्रॉस E आ रहा था, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी गई माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T की। माइनस E डेल क्रॉस B आ रहा था, उसकी जगह वैल्यू पुट हो गई एप्सिलॉन नॉट पार्शियल E ओवर पार्शियल T। नेक्स्ट टाइम में पार्शियल बाय पार्शियल T को मैंने यहाँ पर बाय ले लिया, तो अंदर रह गया जस्ट B। और इसी टर्म में बाय लेने के साथ ही म्यू नॉट से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। क्यों करवाया? ताकि हमारे पास अंदर जो टर्म है वो H बन सके। तो पार्शियल बाय पार्शियल T माइनस B ओवर म्यू नॉट एंड माइनस एप्सिलॉन E पार्शियल E ओवर पार्शियल T। अब म्यू नॉट H डॉट B ओवर म्यू नॉट, इसको भी हम क्या कहेंगे माइनस H एंड माइनस एप्सिलॉन नॉट E पार्शियल E बाय पार्शियल T। अब ये जो बाहर H आ रहा था H डॉट, इसको हम अंदर लेकर गए हैं, तो ये टर्म बन गई H डॉट H। इसी तरह E डॉट को भी अंदर लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट पार्शियल T E डॉट E। अब आप देख रहे हैं कि जो बाहर डिनोमिनेटर में 2 है, ये कहाँ से आया? तो ये हमने खुद से लिया है दोनों तरफ। क्यों? इसको लेने का मकसद क्या था? तो आप नेक्स्ट टर्म देखें, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की वजह से बन जाती है H का स्क्वायर, इस तरह वहाँ पर बन जाता है E का स्क्वायर। अब आप इनको एक दफ़ा डेरिवेटिव लेकर ओपन करके चेक कर लें। तो अगर आप प्रीवियस टर्म में लोड कर जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी ये वाली टर्म ठीक है। तो माइनस म्यू नॉट ओवर 2 पार्शियल बाय पार्शियल T H का स्क्वायर हो जाएगा 2H, ठीक है। और H का गेन पार्शियल बाय पार्शियल T। अब वो जो 2H आएगा और ये जो बाहर म्यू नॉट बाय 2 आ रहा है, ये 2 और वो 2H आपस में 2 कैंसिल हो जाएंगे और यही प्रीवियस टर्म जो है ये आ जाती है। तो इट्स मीन कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो ठीक है, 2 हम लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म थी, इसमें से हमने जस्ट माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल T म्यू नॉट ओवर 2H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 इंटू E स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से। वॉल्यूम जो है वो हम टाउ लिया करते हैं, तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो अप्लाई कर दिया गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम को हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास होता है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डेल डॉट E क्रॉस H है, तो ये बनेगा E क्रॉस H डॉट D। डेल नहीं आएगा, मिस्टेक है। माइनस पार्शियल बाय पार्शियल T और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी, लेफ़्ट साइड पर जस्ट अप्लाई होगा। राइट हैंड साइड इज़ द एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम बाय द वॉल्यूम टाउ। एट द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम ओवर द सरफेस S बाउंडिंग टाउ। राइट हैंड साइड बता रही है कि एनर्जी कितना लॉस हो रही है वॉल्यूम टाउ की रिस्पेक्ट से, और लेफ्ट हैंड साइड बता रही है कि फ्लक्स ऑफ एनर्जी कितनी है। एनर्जी फ्लक्स से मुराद आप जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ा था पास होने
की एबिलिटी को ही कहते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम देगी। द क्वांटिटी जो लेफ़्ट साइड पर रहेगी एस क्रॉस एच, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और जब इंटीग्रेट किया जाता है इसको क्लोज सरफेस के लिहाज से, तो टोटल आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम कहलाते हैं। तो इट विल बी नोटिस दैट एस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, इट्स यूनिट इज़ वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर हमने बात की ना कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम एक तरह का ये पावर का रिलेशन बन जाता है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम कह सकते हैं पावर, ये पावर बन जाती है। और आगे लिखा हुआ है ओवर द सरफेस एस, मतलब कि एरिया, तो पावर ओवर एरिया बन जाता है। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और पावर का यूनिट होता है वाट। तो इसीलिए इस टर्म का यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। इट इज़ कन्वीनियंट टू कंसिडर पॉइंटिंग वेक्टर एज अ रिप्रेजेंटिंग अ फ्लो ऑफ एनर्जी एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, क्वेश्चन 3। आल्सो हम इस रिलेशन के बारे में भी जानते हैं, एच इक्वल होता है के क्रॉस ई ओवर म्यू नॉट ओमेगा। ये रिलेशन आई थिंक सो वो जो लंबा क्वेश्चन था जिसकी 5 के 6 स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर आपने निकाला होगा। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट करें, तो इक्वेशन 3 में पुट करने से इस तरह की टर्म बन जाएगी। अब जो के है वो हमारे पास है प्रोपिगेशन वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही होती है ये वो डायरेक्शन शो करता है। तो हम सपोज करेंगे कि हमारी जो वेव है वो फ्लो कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा के इंटू आई यूनिट वेक्टर। साथ में लिखा भी है ये तब आएगा जब वेव प्रोपिगेट कर रही हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इस के वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस ई ओवर म्यू नॉट ओमेगा। अब के ओवर म्यू नॉट ओमेगा बाय ले लें तो अंदर बन जाएगा ई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर क्रॉस ई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पर अगेन वेक्टर आइडेंटिटी लगेगी, वो होती है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ई ए डॉट बी इंटू सी। उसके मुताबिक ये हमारे पास टर्म बन जाती है। अच्छा, अब इस टर्म को अगले स्टेप पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ज़ीरो पुट किया है। अब ज़ीरो क्यों पुट किया है, यहाँ पर साइड पर आपने ख़ुद से रीज़न लिख लेनी है कि बिकॉज ई एंड आई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारे पास होती है मैक्सवेल्स वेव। मैक्सवेल वेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो इट्स मीन कि ये आप कह लें कि ये एक्स एक्सिस है। अब वेव खुद इस तरह प्रोपिगेट कर रही है। अब वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होंगे, वो कभी भी एक्स के अलॉन्ग मूव नहीं करेंगे, वो या वाई के अलॉन्ग मूव करेंगे या वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे। तो अब y हो गया या z एक्सिस हो गया, वो x पर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेगा ना। आप ये जानते हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में ई डॉट आई के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो ओपन करूँगी तो क्या आएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 आंसर क्या देगा 0। तो डेट्स वाई इसका आंसर 0 पुट किया गया। तो साइड पर आपने ये रीज़न लाजमी लिखनी है कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो गिव आंसर 0। वो 0 दे देगा तो पीछे मेरे पास ये टर्म रह जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि के ओवर ओमेगा को मैंने पुट किया है सी, क्योंकि ये टर्म होती के ओवर ओमेगा सी की इक्वल है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट और प्रोपिगेटिंग वेक्टर का एक तरह का रिलेशन होता है। तो साइड पे लिख लीजिएगा कि वेयर सी इज़ इक्वल टू के ओवर ओमेगा। आल्सो वी हैव अ रिलेशन, सी का ये रिलेशन होता है 1 ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस रिलेशन के दोनों तरफ मतलब इस रिलेशन के दोनों तरफ म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करवाया तो कुछ इस तरह की टर्म बनी। अब म्यू नॉट नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का आपस में सॉल्व होगा, तो इसको हम नाम देंगे जेड नॉट का, और ये होता है हमारे पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। अब म्यू नॉट सी को जेड नॉट पुट कर सकते हैं, या म्यू नॉट सी को अभी तो जेड नॉट पुट नहीं करेंगे, सॉल्व करने के लिए ये टर्म पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने पुट किया इक्वेशन 4 के अंदर। अब जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर आई। अब उसका स्क्वायर रूट की हमने वैल्यू ओपन करके लिखी है, तो एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 और म्यू नॉट की पावर 1/2। एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जो ये वाली टर्म्स हैं 1 और 1/2 ये आपस में सॉल्व आउट होंगी, ये बना देंगी एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 और म्यू नॉट की पावर 1/2।
अब इनको स्क्वायर रूट में करें तो म्यू नाट इंटू एप्सिलॉन नाट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नाट एप्सिलॉन नाट इक्वल हो जाएगा 1/c के। तो यहाँ पर 1/c पुट कर दिया गया। अब डबल ओवर है तो c ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नाट c ई स्क्वायर इंटू आई यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर शो कर रहा है कि एनर्जी का फ्लो किस तरफ हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही है, चल रही है। फॉर अ प्लेन वेव और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एस इज गिवन बाय, एस की ये वैल्यू ली है एप्सिलॉन नॉट जब भी हमने निकाली है। अब ई की जगह वैल्यू पुट कर दी है ई आर एम एस स्क्वायर की, मतलब ई को समझ ले कि हमने पुट कर दिया ई आर एम एस। आर एम एस स्टैंड फॉर होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये एक तरह की एवरेज वैल्यू देता है, एरर फ्री वैल्यू देता है। अब ई आर एम एस का ये रिलेशन होता है ई नाट ओवर स्क्वायर रूट 2, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा ना ई नाट स्क्वायर ओवर 2, तो ये वैल्यू जो है वो पुट कर दी गई। द एनर्जी कैन दस बी कंसिडर टू ट्रैवल विद एन एवरेज डेंसिटी देन, अगर दोनों फैक्टर्स हों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर भी हो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर्स भी हो, क्योंकि मैक्सवेल की जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो चलती तो हमेशा दो की कम्बिनेशन से ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी। तो उन दोनों टर्म्स को लेकर प्लस किया है, और प्लस करने के बाद ई एच के स्क्वायर को इस टर्म के थ्रू, क्योंकि हम जानते हैं कि ई ओवर एच इक्वल होता है म्यू नाट स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नाट ओवर एप्सिलॉन नाट, तो ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर भी किसकी इक्वल होगा, म्यू नाट ओवर एप्सिलॉन नाट की इक्वल होगा। तो हम 1/2 एप्सिलॉन नाट एच स्क्वायर की जगह जो है वो ई स्क्वायर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में 1/2 और सी आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया गया, अंदर वाली टर्म्स दोनों एड अप हो गई, तो 2 एप्सिलॉन नाट ई स्क्वायर आर एम एस सी आई यूनिट वेक्टर। तो अब 1/2 एज इट इज़, एप्सिलॉन नाट एज इट इज़। अब ये जो 2 है, ये 2 और ये जो ई आर स्क्वायर आर एम एस है, इनको हम लिख देंगे ई नाट का स्क्वायर इंटू सी आई यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन होगा पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस का। ठीक है, तो इसमें मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका मिड टर्म का कोर्स जो है वो शामिल होगा। अच्छा सा तैयार कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट्स बर वक्त जो है वो बना कर रखें। तो 20 तारीख को मैंने सबमिट करनी है, 20 से आगे पीछे नहीं करूँगी, इसीलिए पहले बना कर रखें और पेपर की तैयारी अच्छी करके रखें। बेस्ट ऑफ लक।